नमस्कार पंकज नायक जी। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे व्यूज़ हमारे लीगल टॉक शो में आपका स्वागत है और आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे आपसे जो हमारे व्यूअर्स के लिए आशा करते हैं कि एक अच्छी बातें आपके दिए हुए ज्ञान से कुछ उनको अच्छा प्राप्त हो। जी, मुझे तो मैं बहुत बहुत खुशी है आपने मुझे अपने लीगल टॉक शो में बुलाया, उसके लिए आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। नायक जी, हमारे पास कुछ सवाल है हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हमारे तरफ से भी, जो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय कानून व्यवस्था में गुजारा भत्ता मेंटेनेंस का क्या प्रावधान है? देखिए, भारतीय समाज में गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस देने का प्रावधान हमारी कानूनी व्यवस्था में किया गया है। इसमें हम जब देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पास हुआ था। हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसका प्रावधान है। उसके बाद 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने उसको मेंशन किया है, उसमें भी गुजारा भत्ते का मेंशन किया गया है। और तीसरा हमारा है CRPC जो है, उसमें अंडर सेक्शन 125 में कानूनी प्रावधान है जो कि मेंटेनेंस का प्रावधान करते हैं। ये तीनों कानून किसी भी वर्ग, एक्चुअली होता क्या है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वीकर सेक्शन माना जाता है, कमजोर वर्ग, या फिर जो अपनी अर्थव्यवस्था या गुजारा भत्ता आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो अंडर सेक्शन 125 ऑफ मेंटेनेंस के लिए प्रावधान करता है, उसमें वाइफ के लिए, पत्नी के लिए, और जो माइनर बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, और जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, तीनों लोगों के लिए अंडर सेक्शन 125 में प्रावधान किया गया है। तो मोस्टली होता क्या है कि अपने समाज में या भारतीय कानून व्यवस्था में जो लोग जाते हैं या फिर एप्लीकेशन फाइल करते हैं मेंटेनेंस के लिए, वो मोस्टली 125 में ही जो है मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो कि फैमिली कोर्ट जो परिवार न्यायालय होता है, परिवार न्यायालय में भी इसका प्रावधान है। और मोस्टली गवर्नमेंट ने अब हिंदुस्तान के जितने भी कोर्ट हैं वहाँ पे परिवार न्यायालय का गठन कर दिया है। अगर जहाँ पे परिवार न्यायालय नहीं है वहाँ पे दूसरे जो सिविल जज हैं, ठीक है, उनकी कोर्ट में परिवार न्यायालय की तरह इस तरीके से एप्लीकेशन। हमारा दूसरा सवाल है नायक जी, अगर पत्नी अपने पति से अलग रहती है, ऐसी स्थिति में भी पत्नी कानूनी माध्यम से मेंटेनेंस का हकदार है? देखिए, जो पति होता है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है और कानूनी जिम्मेदारी भी है। सामाजिक जिम्मेदारी, समाज में जब वो शादी करके लाता है, अपनी पत्नी को शादी करके लाता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका उस घर से पूरी तरह से नाता टूट जाता है और आपके घर में उसका नाता जुड़ जाता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सारी जो आर्थिक परेशानियां हैं उन आर्थिक परेशानियों को दूर करें, ठीक है। अगर पत्नी किसी कारणवश पति से अलग रहती है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि पति हो सकता है मारपीट करता हो, अत्याचार करता हो, ठीक है, क्रूरता करता हो, ठीक है। तो हमारे कानून व्यवस्था में ये प्रोविजन है, प्रावधान किया गया है कि पति की ये लायबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि पति अपनी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता दे। अगर ऐसी स्थिति है, अगर पत्नी अपनी मर्जी से अपने मायके या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है, बिना किसी कारण के अगर रहती है, ऐसी स्थिति में तो पति गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर पति की तरफ से कोई फॉल्ट है, पति की तरफ से, पति के परिवार की तरफ से, उसमें पति के माँ बाप आ सकते हैं, पति के जो बहन हैं, भाई हैं, भाभियाँ हैं, मतलब किसी भी तरीके से अगर क्रूअल्टी करी है उसके खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार होती है। जो कि अभी इसके पहले हमने आपको बताया है कि पत्नी को गुजारा भत्ता के लिए CRPC अंडर सेक्शन 125 में प्रावधान किया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसका प्रावधान किया गया है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। अच्छा पंकज जी, मेरा एक सवाल और भी है, जो कि आपने बताया
कि आजकल समाज में अक्सर इस तरह के केसेस आते रहते हैं। हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक रिश्ता जुड़ने के बाद उसको तोड़ना एक सामाजिक तौर पे एक अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन कानून इसे इजाज़त देता है कि नहीं भाई, अपने हिसाब से आप जिए, ठीक है। इसलिए आप इतनी सारी कानूनें हैं कि पति पत्नी अपने तरीके से कानून के दरवाजे खटखटाएं और अपना इंसाफ लें। लेकिन हम एक नैतिक तरीके से बात करना चाहते हैं पंकज जी कि अगर लोग समाज में अगर कोई जुड़ता है तो इस तरह की समस्याएं क्यों आती हैं पति पत्नियों में कि ये बात अदालत तक चली जाती है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पहले जो हमारी व्यवस्था थी, हिंदू जो समाज है वो एक संस्कारिक समाज माना गया है, ठीक है। मतलब ये स्थिति है कि हिंदू समाज में जो कानून स्टार्टिंग में 1955 में जब ये बना, एक ड्राफ्ट हुआ, तो हमारे जो ड्राफ्ट करने वाले, जो प्रावधान बनाने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कभी ऐसी स्थिति भी होगी कि पति पत्नी अलग भी होंगे, क्योंकि उस समाज का 1950 और 50 के बाद का समाज ऐसा नहीं था, ठीक है। उस टाइम एडजस्टिंग करने वाली सिचुएशन थी, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते थे और उनकी पीढ़ियां भी उनको यही चीज़ सिखाती थी कि कैसे भी करके एडजस्ट करना है। लेकिन जब समाज बदला, समाज में हर समाज में बदलाव आया है, पश्चिमी समाज में भी बदलाव आया है, ठीक है। पश्चिम के समाजों में जो बदलाव आया है वो धीरे धीरे हमारे समाज में भी बदलाव आया है, क्योंकि हमने देखा कि पश्चिमीकरण की जो सभ्यता है वो हमारे समाज में भी पूरी तरह से फैली है, फैलना शुरू हुआ है और आज के टाइम में हमारे यहाँ चरम पे हैं कई चीज़ें। तो धीरे धीरे लोग क्या है कि उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाए। जब दोनों लोगों में लड़ाइयाँ होने लगी और ऐसी स्थितियाँ बनने लगी कि दोनों लोगों में कंपेटेबिलिटी जो होती है, कंपेटेबिलिटी कई चीज़ों में होती है, कंपेटेबिलिटी हम लोग कई चीज़ों में उसको देख सकते हैं और उस चीज़ को हम बहुत डिटेल में डिस्कशन अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन जो कंपेटेबिलिटी है वो सेट नहीं हो पाई दोनों लोगों के बीच में। जब कंपेटेबिलिटी सेट नहीं हुई तो 1976 में आके गवर्नमेंट को इसका प्रावधान करना पड़ा कि अगर पार्टी कंपेटेबिलिटी फील नहीं करती है, ऐसी सिचुएशन में शादी के 1 साल बाद वो विवाह विच्छेद या अलग होने के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन कोर्ट में दे सकती है। और तब से हमारे समाज में जागरूकता बैठ गई कि अगर हम दोनों पति पत्नी अगर एक साथ सही से नहीं रह रहे हैं, तब में लोगों में जागरूकता बढ़ गई कि आप इंसाफ का दरवाजा एग्जैक्टली। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, एक समाज के तौर पे, एक नैतिकता के तौर पे कैसे आप अगर एडवोकेट की बात ना करें तो एडवोकेसी की बात को छोड़ते हुए अगर एक आम इंसान की बात करते हैं तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। देखिए, एक सामाजिक तौर पे और नैतिक तौर पे हमारे जो परिवार न्यायालय गठित हुआ है उसमें एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर आप डिवोर्स लेने कोर्ट तक आते हैं, ठीक है, कोर्ट तक आप अगर दोनों में से कोई भी पार्टी पहुंचती है डिवोर्स लेने के लिए, तो वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं। तो परिवार न्यायालय में जो फैमिली जज कोर्ट होती है उसकी प्राथमिकता ये होती है, वो भी जज करते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है और सामाजिक पहलू को वो लोग भी समझते हैं कि अगर किसी भी लेवल पे मेरे इतने फैमिली कोर्ट में मेरे मैटर लगे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जजों का दिमाग भी इसमें काम करता है और जज कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर पार्टी में काउंसलिंग के जरिए, काउंसलिंग करवाने के बाद अगर दोनों लोगों में समझौता होता है तो किसी भी तरीके से परिवार ना टूटे, क्योंकि एक परिवार नहीं टूटता है, इसमें कई लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी होती हैं, ठीक है। इसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों का भविष्य भी खराब होता है, दोनों पार्टियों के माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं, उनके रिलेटिव भी इन्वॉल्व होते हैं, तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का परिवार नहीं टूटता है, इसमें सामाजिक बिखराव होता है जो कि कई परिवार टूटने के कगार पर होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में भी ये कोशिश करी जाती है आखिरी तक, लेकिन अब स्थिति ऐसी होती है कि जब दोनों पार्टियां किसी भी कीमत पे एक दूसरे से अलग रहना चाहती, ऐसी सिचुएशन अगर कोर्ट को लगती है तो कोर्ट उन लोगों को डिग्री ऑफ सेपरेशन प्रोवाइड करता है।
नायक जी, एक सवाल और है मेरे मन में घूम रहा है। ये कानूनी सवाल तो नहीं, एक अपना सवाल है कि हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि जब हमारे हमारे पति पत्नियों के बीच, हमारे समाज में पति पत्नियों के बीच लड़ाई होती है, और पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, फिर हमारे न्यायालयों ने, न्यायिक प्रणालियों ने ये एक ऐसा अमेंडमेंट किया कि लोग वहाँ पे अपना इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारे न्यायपालिका या जो भी हो, चाहे जो भी जिस कोर्ट में, जो भी जिस गुहार में जाते हैं लोग, जिस देते हैं, क्या वो एक्चुअली में उन न्याय कर पाते हैं उन दोनों पति पत्नियों के बीच? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि एक्चुअल में न्याय तो तब होता कि जब आप दोनों पति पत्नी एक साथ टूटते नहीं और रह जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या इस चीज़ को आप न्याय मानते हैं या एक समझौता? देखिए, ऐसा है, ऐसी व्यवस्था जहाँ पे होती है तो इसी कारण से ये इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। न्याय किसे हम कहते हैं? न्याय हम उसी को कहते हैं जहाँ पे दोनों पक्ष सेटिस्फाइड हों, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि दोनों पक्ष सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि कई मुद्दे होते हैं वहाँ पे। मेंटेनेंस का भी मुद्दा होता है, बच्चों का भी मुद्दा होता है, सोशल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि एक पार्टी जो होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहती। एक पार्टी हो सकता है कभी तैयार भी हो, लेकिन होता यह है कि कभी संबंध तभी बनते हैं जब दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। तो अब इसको हम लोग सामाजिक तौर पे भी इसको गलत बोल सकते हैं, नैतिक तौर पे भी गलत बोल सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे इसको गलत इसलिए नहीं बोल सकते कि कानून तो वही रास्ता चूज करता है जो कानून में दिया गया है। पर सवाल मेरा ये नहीं था पंकज जी, पर सवाल मेरा ये है कि क्या बाकी में हमारी न्यायपालिका या न्याय प्रणाली उन दो इंसानों के बीच न्याय कर पाती है? उसको न्याय बोलते हैं आप? देखिए, कभी कभी ये होता है कि दोनों पक्ष अगर हम लोग सोचते हैं कि दोनों पक्षों के साथ न्याय हुआ है, तो दोनों पक्ष जब कोर्ट में जिस भी चीज़ के लिए जाते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए जाएं, ठीक है, डिवोर्स के लिए जाएं, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को लेके जाएं, तो मेरे हिसाब से कोर्टें देखती हैं, उन सारे मुद्दों को देखती हैं, और जहां पे एविडेंस अप्रूव्ड करते हैं उस पार्टी को सजा दी जाती है। तो हमारा कानून के ऊपर पूरा विश्वास है कि कानूनी मदद के तौर पे जो भी जाता है उसको कानूनी मदद मिलती है। हमारी जो पहले का सिस्टम पंचायत सिस्टम था, क्योंकि पंचायत सिस्टम से लोगों का विश्वास हटा है। पंचायतें इसीलिए पंचायतों का बिखरा हुआ है, क्योंकि पंचायतों ने कहीं ना कहीं उनके लिए जस्टिफाई चीज़ों को नहीं कर पाया है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली लोगों के पास रास्ता कोर्ट का ही है। मैं ये नहीं कहता कि 100% वहाँ पे न्याय मिलता है, लेकिन 90% भी अगर न्याय मिलता है तो एक अच्छी पहल है। जी, बहुत बढ़िया पंकज जी। लेकिन हमारे व्यूअर एक और सवाल जानना चाहेंगे कि भारतीय समाज में विवाह को संस्कार माना गया है या कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, अभी हम इस चीज़ पे चर्चा कर चुके हैं। भारतीय समाज हमारा संस्कारों से भरा हुआ समाज है जी, ठीक है, जहाँ पे विवाह को एक सेक्रामेंट, संस्कार माना गया है। संस्कार का मतलब ये होता है कि 7 जन्म तक कभी तोड़ा नहीं जा सकता। 7 जन्म तक अगर आपका किसी के बंधन में, शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो आप अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने यहाँ एक वैदिक जो परंपरा है उसके तहत ये प्रावधान किए गए हैं। लेकिन जब समाज में बदलाव आया, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, और हमारे समाज को, कानूनविदों को, न्यायपालिका को, और जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन लोगों को लगा कि नहीं, इस प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए, तो उन लोगों ने इस प्रक्रिया को परिवर्तित किया। और उन्हें लगा कि इसको परिवर्तित करके दो पार्टियां जब एक दूसरे के साथ किसी कीमत पर नहीं रह सकती हैं, उन लोगों में बिखराव आ गया है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे क्रुअल्टी के माध्यम से हो या दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, ठीक है, उन पहलुओं के माध्यम से हो। ऐसी स्थिति में अगर उनका साथ रहना संभव ही नहीं है, इससे बेटर है कि वो दोनों लोग अलग हो जाएं, अलग रास्ता चुन लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी। आज हमारे व्यूअर्स को बहुत आशा करते हैं कि बहुत कुछ जानने को मिला हो और बहुत कुछ समझने को भी। और
आगे हम फिर पंकज नायक जी को अपने नए वीडियो में हम लाएंगे और उनसे कुछ नई बातें, कुछ नई पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।